पार्ट 2 में हमने देखा था मिस्टर वू को रेन शाओ का पीछा करते हुए ड्रीम टावर में। अब आगे मिस्टर वू रेन शाओ को ड्रीम टावर में देख के उसका पीछा करने लगता है। वहाँ ड्रीम सिटी में जू यान ने यूबिन के हमलों से सेंग चान को बचाने की कोशिश की। यूबिन जू यान को सामने से हटने के लिए कहता है और फिर सेंग चान पे बार बार वार करती है, लेकिन जू यान ने यूबिन के हर अटैक को ब्लॉक किया और ये देख के यूबिन बहुत गुस्सा हो गई और अपनी सारी पावर्स को एक साथ यूज करके वो वापस सेंग चान पे हमला किया। इस बार जू यान यूबिन के अटैक को बिना ब्लॉक किए उसके सामने खड़ा हो गया, जिसके कारण जू यान को चोट लग गया। वहाँ ड्रीम टावर में रेन शाओ वापस कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर भागा क्योंकि मिस्टर वू उसका पीछा कर रहे थे। मिस्टर वू रेन शाओ का पीछा करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। रेन शाओ मिस्टर वू को हॉल के अंदर आते देख दरवाजे के कोने में छुप गया और यानी को चुप रहने के लिए कहा। गुस्से में मिस्टर वू हॉल के अंदर पहुंचने के बाद रेन शाओ को चारों ओर ढूंढने की कोशिश की। फिर यानी से रेन शाओ के बारे में पूछा, लेकिन यानी कुछ नहीं कहती, वो बस वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है। पीछे से रेन शाओ चुपके से हॉल से निकल गया, लेकिन मिस्टर वू ने उसको देख लिया और फिर से उसका पीछा करने लगा। रेन शाओ भागते हुए एक ड्रीम मैट्रिक्स रूम के सामने पहुंच गया। रेन शाओ अब एक मेंबर है ड्रीम टावर का। अब वो बिना किसी की मदद लिए ड्रीम टावर के हर एक रूम में घुस पाएगा और ऊपर से अब वो एक रक्षक भी है ड्रीम टावर का, इसलिए वो अपनी छाती पे लगा उस सील की मदद से किसी भी सीक्रेट दरवाजे को खोल सकता है। रेन शाओ के छाती पे लगी शील्ड ने ड्रीम मैट्रिक्स रूम का दरवाजा खोल दिया। उस रूम के अंदर से रेन शाओ को कुछ महसूस हुआ। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने मिस्टर वू को अपने पीछे आते देखा तो उधर के मारे ड्रीम मैट्रिक्स के अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन आगे रेन शाओ ने कुछ देखा। सामने एक जादुई यंत्र जो बना सकती है एक अलग मायावी दुनिया। जादुई यंत्र ने अपने आप एक मायावी दुनिया बनाई और वहाँ रेन शाओ को भेज दिया। मायावी दुनिया के अंदर रेन शाओ ने सेंग चियान को सामने से जाते हुए देखा। फिर उसको पुकारते हुए रेन शाओ उसकी ओर दौड़ने लगा। जैसे ही रेन शाओ ने पीछे से सेंग चियान को छुआ, वो वहाँ से गायब हो गई। फिर उसके बाद रेन शाओ ने बहुत से लोगों को देखा जो उसके जैसा लग रहे थे और हूबहू उसके जैसा दिखने वाला एक बंदा उसको एक कमरे में बंद करके वहाँ से गायब हो गया। तभी मिस्टर वू ने पीछे से रेन शाओ को पकड़ लिया और रेन शाओ को मारने की कोशिश की। जब मिस्टर वू ने रेन शाओ के छाती पे वो सील देखा तो वो और भड़क गए और कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम बस एक मामूली चोर हो जो लोगों को धोखा देते हो, इसलिए कभी आली की जगह नहीं ले पाओगे। आली एक रक्षक था ड्रीम टावर का जो अब नहीं रहे। वो दिल का बहुत साफ और काफ़ी अच्छा बंदा था। रेन शाओ का कहना है कि उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बस ड्रीम टावर से बाहर निकलना चाहता है और फिर बाहर निकल के उस ड्रीम सील को मिटा देंगे। मिस्टर वू का कहना है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें आज यहाँ इसी जगह मार दूंगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे छाती से सील निकल जाएगी और वैसे भी यहाँ पे टावर ओनर सिस्टर भाई और बाकी टावर मेंबर्स नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद सील फिर से किसी और नेक दिल इंसान को चुन लेगी। रेन शाओ ने मिस्टर वू को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर वू कुछ ना सुन के उसको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे सिस्टर बाई आ जाती है और वो मिस्टर वू को रोक देता है। मिस्टर वू ने सिस्टर बाई से कहा कि मैं आज इसको मार के ही रहूँगा, ये आली की जगह कभी नहीं ले सकता, ये एक नंबर का चोर है। ये सुन के सिस्टर बाई बोली कि देखो ये एक सपनों की दुनिया है और रेन शाओ को उन 2 एल्फ द्वारा चुना गया था। भले ही रेन शाओ एक चोर है, लेकिन उसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसने हमेशा गरीब लोगों का भला चाहा और यहाँ आज ड्रीम टावर में तुम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। ये सुन के मिस्टर वू हंसने लगा। रेन शाओ ने कहा कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से कोई चोरी नहीं करूँगा, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। आगे से मैं आपका नौकर बन के हमेशा आपका सेवा करूँगा। मिस्टर वू सिस्टर बाई की बातें ना सुन के रेन शाओ को अभी भी मारने की कोशिश करता है। सिस्टर बाई इस बार मिस्टर वू को प्यार से समझाती है। मिस्टर वू सिस्टर बाई को पसंद करता है, इसलिए वो मान गया। लेकिन आगे मिस्टर वू का कहना है कि ठीक है, इसको उन 2 एल्फ द्वारा चुना गया था ना आली के स्थान पर, देखता हूँ कितना साफ दिल का है और कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे मिस्टर वू रेन शाओ से कहता है कि मुझसे लड़ो, अगर मुझे छू भी पाया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। रेन शाओ ये सुन के डर गया और सिस्टर बाई से कहा कि वो उससे नहीं लड़ पाएगा। सिस्टर बाई बोली कि ये सही मौका है तुम्हारे छाती पे लगी उस सील को इस्तेमाल करने का। तुम भागने में उस्ताद हो, उसका इस्तेमाल करो और उससे लड़ने की कोशिश करो। सिस्टर बाई ने फिर रेन शाओ की सील को एक्टिवेट कर दी। रेन शाओ की सील की पावर है एजिलिटी। उस सील की मदद से रेन शाओ दूसरों की तुलना में तेज भाग पाएगा। रेन शाओ ने एजिलिटी यूज करके मिस्टर वू के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर वू उसको कोई मौका नहीं देता अपने पास आने का। रेन शाओ अभी भी अपनी सील की पावर को ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए मिस्टर वू के हमलों से ठीक से नहीं बच पाता।
लेकिन ऐसे तैसे करके रेन श्याओ ने मिस्टर वू के लाइटर को चुरा ली और उसने वो मैच जीत लिया, क्योंकि मिस्टर वू ने तो बस उसे छूने के लिए कहा था। लेकिन रेन श्याओ ने लाइटर ही चुरा ली, जिसे वो जीत गया। मिस्टर वू मैट्रिक्स रूम से बाहर निकलते समय सिस्टर बाई से कहा कि तुम्हें अभी भी आली याद है ना, ये कभी भी आली की जगह नहीं ले पाएगा, मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूँ। यानी दौड़ती हुई मैट्रिक्स रूम में सिस्टर बाई के पास आई और उससे कहा कि ड्रीम कैचर एक उल्टी हुई बैग में बैठे ड्रीम टावर में वापस आ गए। सिस्टर बाई ने ड्रीम कैचर ग्रैंडपा के लिए खाना परोसा। ये देख के रेन श्याओ यानी से ड्रीम कैचर के बारे में पूछते हैं, जिसमें यानी का कहना है कि ड्रीम कैचर ग्रैंडपा का नाम है शार। ग्रैंडपा शार असली दुनिया से लोगों के सपनों को पकड़ के एक ड्रीम बॉल में बदल देता है और उन सारे ड्रीम बॉल्स को यहाँ ड्रीम टावर में लाने का काम करता है। ग्रैंडपा शार और दोनों एल्व्स पुराने दोस्त हैं। एल्व्स को असली दुनिया से लोगों को चुन के लाना होता है, जबकि ग्रैंडपा शार को सपनों को इकट्ठा करके यहाँ भेजना होता है। ग्रैंडपा शार का काम बहुत कठिन है। जब लोग असली दुनिया में सो जाते हैं तो उनके सपने कभी कभी असामान्य होते हैं। ऐसे सपनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जिससे लोगों पर बहुत प्रभाव होते हैं। ग्रैंडपा उन खास सपनों को ही ड्रीम बॉल में बदलता है। आगे रेन श्याओ यानी से मिस्टर वू और सिस्टर बाई के बारे में पूछते हैं। रेन श्याओ ने कहा कि क्या सिस्टर बाई और मिस्टर वू एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी यानी का कहना है कि तुम्हें कैसे पता चला। रेन श्याओ ने बोला कि मैंने दोनों को प्यार से बातें करते हुए देखा। जब मिस्टर वू मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी सिस्टर बाई ने उसका हाथ थाम लिया और बड़े प्यार से बार बार मिस्टर वू का नाम लेने लगी। मुझे लगा मिस्टर वू एक सख्त लौंडा है, लेकिन वो यहाँ पिघल गया। मिस्टर वू शर्माने लगा, उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर वू का ये वाला चेहरा देखने को मिलेगा। जब सिस्टर बाई ने रेन श्याओ और यानी को पीछे कुछ बातें करते हुए देखा, तभी वो बोली कि मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो। फिर रेन श्याओ को सिस्टर बाई ने ग्रैंडपा शार से मिलवाया। रेन श्याओ ने ग्रैंडपा शार से कहा कि वो ड्रीम टावर की रक्षा करेगा। ये सुन के ग्रैंडपा शार को रेन श्याओ काफ़ी पसंद आया। सिस्टर बाई ने फिर रेन श्याओ को भेज दिया पर्ची को लाने के लिए, जो एक मॉन्स्टर शेफ है। जब रेन श्याओ ने पर्ची की तलाश शुरू की तो उसने देखा कि पर्ची कुछ फूड्स लेके हॉल की ओर जा रहा है। फिर उसने कुछ डोनट्स चुराया और प्लेट के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर डाल दिया। डोनट्स खाते हुए रेन श्याओ जाता है टावर के एक दूसरे हिस्से में। वहाँ उसने दीवार पर चमकते कुछ पत्थरों को देखा और उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी पत्थरों के बीच में से उसको एक अंडा मिला। रेन श्याओ को लगा कि वो एक कीमती पत्थर है। थोड़ी देर के बाद जब रेन श्याओ उस अंडे को लेके जा रहा था, तब वो अंडा टूटने लगा और रेन श्याओ के हाथ से गिर गया। अंडे से निकला एक छोटा सा ड्रीम मॉन्स्टर। जब रेन श्याओ ने उस छोटे से ड्रीम मॉन्स्टर को उठाने की कोशिश की तो एक लड़की ने उस पर बंदूक तान दी और फायरिंग शुरू कर दी। वो लड़की भी ड्रीम टावर का ही एक सदस्य है। उसे लगा कि रेन श्याओ एक बहरूपिया है जो टावर के अंदर घुस के ड्रीम मॉन्स्टर्स को मार रहा। वो रेन श्याओ पे फायरिंग करती रही। जब वो लड़की रेन श्याओ के पास आई, तभी रेन श्याओ ने उसकी बंदूक के अंदर कुछ पत्थर डाल दी ताकि उसकी फायरिंग रोक दी जा सके। रेन श्याओ ने कहा कि क्या हुआ, अब फायर करो, मदद चाहिए? तुम्हें मेरी बातें सुन लेनी चाहिए थी, मैं एक अच्छा बंदा हूँ। जो गन उस लड़की के पास है वो उसकी सील पावर है, इसलिए वो जब चाहे उस गन को गायब करके वापस बुला सकती है। उस लड़की ने फिर अपनी बंदूक वापस बुलाई और फिर से वापस बाहर निकाल लिया, जिसके कारण पत्थर बंदूक से निकल गए। बंदूक को वापस बाहर बुलाने के बाद उस लड़की ने रेन श्याओ से पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश। और यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 3।